Number 31, a resistor of resistance R is connected across a cell of EMF E and negligible internal resistance, ठीक है, which single change to the circuit would lead to the largest increase in the power dissipated in the resistor, ठीक है। क्या आपके पास बेसिकली एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये आपके पास बैटरी है, इसका ईएमएफ उसने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और इस बैटरी के साथ आपने एक अदद रेजिस्टर आर लेके लगा दिया, ठीक है, सीरीज में, और ये आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैं लार्जेस्ट पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन चाहता हूँ, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन का आपके पास जो फॉर्मूला है, उससे पहले हम करंट को लेबल कर लेते हैं। ये बैटरी पावर सप्लाई करेगी, बैटरी ई है और करंट सप्लाई करेगी ई, ठीक है। अब हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है वो है पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। मेरा बेटा मुझे सेकंड वाला जो फॉर्मूला है इससे करने में, और तीसरा भी है पी इज इक्वल टू वी आई, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए होऊंगा क्योंकि मेरे पास जो वोल्टेज है, यानी बैटरी का जो ईएमएफ ई है वो सारा का सारा इस रेजिस्टर आर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। यानी इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो बेसिकली ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बराबर होगा, और करंट के नाम से उसने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर जो फॉर्मूला है वो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। और अगर मैं यहाँ पर पावर के फॉर्मूले को ज़रा सा चेंज करूँ और यहाँ पर वोल्टेज को मैं चेंज कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ ईएमएफ ऑफ द बैटरी से ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। नाउ अब उसे नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं, डबलिंग द वैल्यू ऑफ ई, कह रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर कि ई को आप डबल कर दें। तो मेरा बेटा यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो अगर मैं ईएमएफ की वैल्यू को डबल कर दूंगा तो पावर डिसिपेशन भी आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। तो आंसर मस्ट बी ए, ठीक है। नाउ बी देख लेते हैं, डबलिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरा बेटा पावर और रेजिस्टेंस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली पावर आपके पास कम डिसिपेट होगी। तीसरा वो कह रहे हैं सी ऑप्शन में, हार्विंग द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है, वैल्यू ऑफ ई यानी ईएमएफ को आधा कर दो। तो मेरे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई आपके पास कम होगा तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टर आर वो भी कम हो जाएगी। डी ऑप्शन अगर आप देखें तो हार्विंग द वैल्यू ऑफ आर, कह रहे हैं रेजिस्टर जिसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन आपने कैलकुलेट करनी है, इंक्रीज करनी है, उसी को ही आप चेंज कर दें, व्हिच इज इम्पॉसिबल। हमें तो मेजर ही ये करना है कि हमारे इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी ज्यादा पावर डिसिपेशन हो सकती है। तो अगर आप वो रेजिस्टर ही चेंज कर देंगे तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो डी तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है। तो आंसर मस्ट बी ए। 32, एन इलेक्ट्रिकल केबल इज मेड ऑफ वन थिक स्ट्रैंड ऑफ कॉपर वायर। अच्छा, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, वन थिक कॉपर वायर, ठीक है, दैट इज सराउंडेड बाय 8 थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर वायर। अच्छा, कह रहे हैं कि 8 जो हैं आपके पास थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर वायर है, ठीक है जी। All 9 strands of wire are connected in parallel with each other. A cross section of the cable is shown. Thin strand cross sectional area A, जो थिन वायर है, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। तो हमने ये थिन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और आपके पास कितने थिन वायर हैं? 8 थिन वायर हैं। तो टोटल एरिया आपके पास 8 थिन वायर्स का कितना हो गया? टोटल एरिया ऑफ 8 थिन वायर्स आपके पास हो गया 8A। अच्छा, जबकि आपके पास नेक्स्ट लाइन में कह रहा है ईच थिन स्ट्रैंड ऑफ वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L, ठीक है। द थिक स्ट्रैंड ऑफ वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 4A एंड लेंथ L, ठीक है। ये इसने डायग्राम में भी दिखाया है कि जो थिक है आपके पास वायर है वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 4A, ठीक है। तो इसको भी हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं, थिक का 4A हो गया, ठीक है। तो मेरा बेटा आपके पास टोटल एरिया थिक प्लस थिन, आपके पास टोटल एरिया हो गया हमारे पास कितना? यहाँ हम लिख लेते हैं, टोटल एरिया आपके पास थिक और थिन का मिला के आपके पास 8A प्लस थिक का 4A, तो टोटल एरिया हमारे पास आ गया 12A। नाउ और आगे चलते हैं, वन से नेक्स्ट उसमें कह रहा है द केबल हैज टोटल रेजिस्टेंस आर। शुक्र, आसानी उसे कर दी कि आपको टोटल रेजिस्टेंस आर दे दी है, ठीक है, तो उसकी टेंशन पड़ने की होती है। विच एक्सप्रेशन गिव्स द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर। फिर तो सवाल में जान ही खत्म हो गई। मेरा बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? देखो, रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, ठीक है। इसमें अगर मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना दूं तो बन जाएगा आर ए अपॉन एल। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आर दे दी है,
टोटल एरिया आपके पास 12A दे दिया उसने, 12A, और लेंथ सबकी बराबर है तो उसमें भी हमें टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेंथ सबकी है L के बराबर, तो यहाँ L लिख देते हैं। तो अब आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, 12RA अपॉन L, यानी डी आंसर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा 33, a car has sensors for detecting the light intensity and temperature. The sensor make use of LDR and a thermistor. The car moves from a warm and dark environment into a cold and bright environment. ठीक है, तो आपके पास उसने क्या कहा कि आपके पास वार्म से कोल्ड कंडीशन में आ गया। जब बेटा वार्म से कोल्ड कंडीशन में आ जाए तो आपके पास LDR का जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ LDR, ये रिलेशनशिप है इसका, ठीक है। और आपके पास सॉरी 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 ये मैं गलत कह गया, LDR नहीं, थर्मिस्टर, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर, ठीक है। क्या मतलब कि आपके पास जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर आपके पास डिक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीज करेगी। तो हमारे केस में वार्म कंडीशन से कोल्ड कंडीशन में आया है, मींस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। अगर टेम्परेचर आपके पास बेटा डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर आपके पास इंक्रीज करेगी। तो हम ये बात यहाँ पर कर देते हैं कि टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हुआ है और रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीज कर रही है। दूसरी चीज उसने हमसे जो बात की है वो ये की है कि आपके पास डार्क इन्वायरमेंट से ब्राइट इन्वायरमेंट के अंदर एंटर हुआ है। अगर हम LDR की अगर बात करें तो लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ LDR, ठीक है। अब आपके पास अगर डार्क कंडीशन से ब्राइट कंडीशन में आ गया, यानी आपके पास लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं कि आपके पास लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी ब्राइट कंडीशन आ गई है आपके पास, तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR आपके पास डिक्रीज करेगी। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास क्या है कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, तो थर्मिस्टर इंक्रीज हमारे पास A में नजर आ रहा है और हमारे पास किस में नजर आ रहा है, C में नजर आ रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड हमारे पास LDR की बात करें तो LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, तो ये हमारे पास क्लियरली C आंसर हमें नजर आ रहा है कि C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। A student assembles the circuit shown, ठीक है, which row describes the state of two lamps. तो आपके पास मेरा बेटा यहाँ से आपके पास डायोड लगा हुआ है। डायोड का काम क्या होता है कि करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देता है, यानी करंट अगर इस डायरेक्शन में आए तो डायोड जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अच्छा, और अगर करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे और करंट लेट से इस डायरेक्शन से आने की कोशिश करेगा तो आपके पास डायोड जो है करंट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये डायोड लगा हुआ है, करंट हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ये करंट आई आपके पास यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, और ये इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ ये बल्ब को उसने ग्लो कराया और ये यहाँ से इधर आ गया, तो लैंप 1 तो आपके पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो लैंप 1 आपके पास ऑन हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो आपके पास आप सबसे पहले तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को कैंसिल कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर आ जाइए किसके ऊपर कि करंट जब यहाँ से इधर चला इधर चला इधर पहुंचा तो करंट के पास दो पाथ है, करंट इस पाथ से जाएगा तो आपके पास बल्ब लैंप 2 जो है ये भी ग्लो करना शुरू कर देगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास करंट इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ इधर पहुंचा तो ये डायोड जो है रिवर्स बाइस्ड हो गया, करंट को स्टॉप कर देगा, तो करंट जो है सिर्फ इस पाथ से होता हुआ इस पाथ से होता हुआ और ये जाएगा। तो कुछ भी हो आपके पास लैंप 2 जो है वो ऑन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ऑल्टरनेट पाथ मौजूद है। तो लैंप 2 ऑन, तो आपके पास जो आंसर हुआ करेक्ट आंसर वो आपके पास हुआ डी। Now 35, Kirchhoff's first law is the consequence of the conservation of which quantity? तो फर्स्ट लॉ आपके पास चार्ज से रिलेटेड है, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, फ्री के नंबर थे। Now 36, three identical cells each have EMF E and negligible internal resistance. The cells are connected to three identical resistors. Each of resistance are as shown. What is the potential difference across one of the resistors? तो बेटा इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं और जिनका किरचॉफ्स लॉ अच्छा है तो बहुत आराम से उससे कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा थोड़ा सा लेंदी मेथड है, हम डायग्राम बना बना के काम करेंगे तो आपको ताकि समझ में आ सके। तो लेट्स से आपके पास हम कुछ लेबलिंग कर लेते हैं, और लेबलिंग क्या है कि मैं कहता हूँ ये आपके पास जो पॉइंट है ये आपके पास है ए, ये पॉइंट है आपके पास ए, ये पॉइंट है आपके पास बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी,
ठीक है। अब हम सर्किट बनाना शुरू करते हैं पॉइंट ए से। तो मेरा बेटा ये आपके पास हो गया पॉइंट ए, और उसके बाद बैटरी आपके पास आ रही है ई, तो ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बनाया, ये हमारे पास बैटरी ई आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर हम और आगे चले, फिर हमें एक अदद रेजिस्टर नज़र आया आर, वो मैंने लेके लगा दिया। उसके बाद आपके पास पॉइंट बी आ गया, ये आ गया पॉइंट बी, देखो ये वाला पॉइंट ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बी से हम सी पे गए, कुछ नहीं मिला। सी से हम और आगे गए तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो पहले मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला और ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला और ये ईएमएफ ई आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बना के इधर पहुँचे तो हमारे पास एक रेजिस्टर आ गया बना हुआ, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टर बना देते हैं, ये रहा रेजिस्टर आर, ठीक है। उसके बाद इस रेजिस्टर के बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया और एक ईएमएफ आ गया, तो हम यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं ये, और यहाँ पे ई लिख देते हैं, ये आ गया ई। उसके बाद मेरा बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बाद फिर ये एक रेजिस्टर आर है, ठीक है, और उसी पॉइंट पे हम पहुँच गए जहाँ से हम चले थे, यानी ए से। तो पहले मैं एक रेजिस्टर बना दूँ, ये आर रेजिस्टर हो गया, और ये वापस पॉइंट ए के ऊपर हम चले गए, तो मैंने ये ले जाके इधर ले जाके मिला दिया। अब यहाँ पर आप ज़रा देखें तो ये वाली बैटरी ई और इस वाली बैटरी, ठीक है, आप ये देखें इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि बैटरीज आपके पास कैसे लगती हैं, सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे नहीं लगती, ये गलत है। बैटरी आपके पास कैसे लगेगी, पहले आपके पास लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हर प्लस के साथ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया, तो ये आपके पास गलत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी दो बैटरीज को निकाल के फेंक देते हैं। ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, और आपके पास सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, और तीन रेजिस्टर्स देखो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो अगर मैं इस सर्किट को दोबारा बना लूँ तो आपके पास ये एक रेजिस्टर आर हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा रेजिस्टर आर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल यानी ई, और उसके बाद ये आर आ जाता है, और ये आपके पास सर्किट इस तरह से बन जाता है। तो मेरा बेटा अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो ये एक सीरीज सर्किट आ रहा है आपके पास, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो करेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की क्या होगी, आर प्लस आर यानी 3R, ठीक है। और सर्किट में टोटल जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि आई इज इक्वल्स टू करंट जो होगा वो E/3R के बराबर होगा। आगे सवाल देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ द रेजिस्टर्स। कह रहा है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस किसी भी एक के अक्रॉस वोल्टेज निकाल के बता दो। तो हमारे पास करंट आ गया, अब मुझे वोल्टेज निकालना है। तो अगर मुझे वोल्टेज निकालना है, लेट्स से मुझे वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I टाइम्स R, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू I कितना है, I की अभी हमने वैल्यू निकाली है E/3R, और रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर की कितनी थी, R। कौन सा वाले रेजिस्टर की, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मैंने ये रखी, करंट की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई, ये हो गया। तो मेरा बेटा आपको अब रेजिस्टेंस को कैंसिल कर दें तो E/3 हमारे पास आंसर बचता है, तो E/3 हमारे पास बी आंसर है, ठीक है। नाउ इन पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन द रीडिंग ऑन द एमीटर इज 0, ठीक है। galvanometer shows null contact, null deflection, null contact null deflection. The LDR is then covered, LDR किधर है, ये रहा LDR, कह रहे LDR को कवर कर दिया, ठीक है। एंड द एमीटर गिव्स आपके पास, अच्छा पहले तो हम आगे जाने से पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि LDR को जब आप कवर करेंगे तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज, यानी डार्क कंडीशन हो गई, ठीक है। और हमने अभी बात की थी कि जब आपके पास लाइट इंटेंसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाए, तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इंक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। और हमारे पास बेटा अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो पावर सप्लाई है इसका जो वोल्टेज होगा या ईएमएफ होगा ई, वो सारा का सारा ईएमएफ यहाँ पर आपके पास इधर मिल रहा होगा, ठीक है, और इधर भी मिल रहा होगा। लेकिन मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द सर्किट की बात करूंगा तो ये सारा का सारा यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो आपके पास ईएमएफ द बैटरी के बराबर होगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस इज इक्वल टू द ईएमएफ, ठीक है। हमने सीरीज पढ़ा था कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ज्यादा होगा, वो रेजिस्टर उतना ज्यादा वोल्टेज पिएगा, एनर्जी उतनी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर जब इंक्रीज कर जाएगी तो वोल्टेज अक्रॉस एलडीआर वो भी आपके पास बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस एलडीआर वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारी बात ऑलरेडी क्लास में काफी डिटेल से बात हो चुकी है ना। आगे चलते हैं। विच चेंज कुड रिटर्न द एमीटर रीडिंग टू 0। ठीक है, अच्छा हमने यहां तक बात की थी। एंड द एमीटर गिव्स, दोबारा पढ़ लेते हैं। द एलडीआर इज देन कवर्ड एंड द एमीटर गिव्स अ नॉन जीरो रीडिंग। ठीक है, विच चेंज कुड रिटर्न द एमीटर रीडिंग टू 0। ठीक है मेरा बेटा, ऑब्वियसली जब आपके पास इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो गया, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा हो गया। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आपके पास कम हो गया। जब वोल्टेज कम हो गया तो अब आपके पास जो बैलेंस पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। रीजन रीजन ये है कि देखो तुम्हारे पास हमने बात की थी कि R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A, ये फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अभी हमने बात की कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मिलाएं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो कैन वी से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जब आपके पास इस फिक्स्ड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कम हो गया तो इसके अक्रॉस जो बैलेंस लेंथ है वो भी आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। जब डिक्रीज कर जाएगी तो अब आपके पास आपको इस यानी इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अब आपको टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना होगा। तो मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, डिक्रीजिंग द वोल्टेज सप्लाई, इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज, ये तो दोनों बेकार बातें हैं। सी देखते हैं। मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट, यस सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट आर आइसोटोप्स, यार ये तो देख लेते हैं डायरेक्टली। सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यस सी इज द करेक्ट आंसर। डी हम देख लेते हैं, सॉरी 39 हम देखते हैं। अ न्यूट्रॉन इज फायर्ड एट अ यूरेनियम न्यूक्लियस, तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यूरेनियम, ठीक है, 235 और 92, इस पे हमने एक न्यूट्रॉन को फायर किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, द न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस व्हिच देन स्प्लिट्स टू फॉर्म न्यूक्लियाई ऑफ बेरियम और क्रिप्टॉन। तो हमारे पास आउटपुट में हमें क्या मिला, बेरियम और क्रिप्टॉन। तो बेरियम 141 और 56 प्लस क्रिप्टॉन 92 और 36। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स एमिटेड व्हेन द यूरेनियम स्प्लिट्स, कह रहे कितने न्यूट्रॉन्स निकले। तो अगर मेरा बेटा हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास यहाँ पे मास नंबर कितना है, 236। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास नंबर है वो है 236, तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी मास नंबर 236 होना चाहिए। तो 141 प्लस 92, ठीक है, तो ये आपके पास कितना बना, ये बना 233, ये बना है 233। और हमें कितना चाहिए, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कितना है 236, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे कितना आ रहा है 233। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने निकलने चाहिए, 3। तो प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंटेशन 10। ठीक है, तो हमें नीचे से देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास आंसर आ गया 3, यानी डी इज द राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अब pi meson has a charge of plus E, where E is the elementary charge. It consists of an up quark and one other quark. मेरा बेटा अप क्वार्क का चार्ज क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, +2/3e, और एक और क्वार्क है जो हमें नहीं मालूम। व्हाट कुड बी अदर क्वार्क इन द पाई पॉजिटिव मीजॉन। ठीक है, तो कहना है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट चार्ज है वो है +e, ठीक है, और वो हमें ऐसा क्वार्क ढूंढना है जिसका रिजल्टेंट हमारे पास, इसमें हम +2/3 ऐड करें तो हमारे पास जो है ई आंसर आए। यानी मैं आपको अगर लिख के दिखाऊं तो मेरे बेटा ये देखो, +2/3 हमारे पास अब क्वार्क हो गया, और उसमें पॉजिटिव मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जो आंसर आ जाए वो आ जाए +e। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास क्या क्वार्क होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे जो क्वार्क होना चाहिए वो होना चाहिए +1/3e, ठीक है, ताकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाए 3/3e और 1e। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरे बेटा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास इसकी +1/3e की, ये हमारे पास डाउन कॉर्क, और इसके ऊपर ये डाउन कॉर्क होता है -1/3e और एंटी डाउन होता है +1/3e। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया एंटी डाउन, यानी ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं।